अरे, वो गंवार औरत कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से आवाज लगा रहा हूँ। जिंदा भी है या मर गई? शिखर अपनी पत्नी अंजू पर गुस्से से भड़कता हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। अंजू तब बर्तन साफ कर रही थी। उसने अपने पति की रौबदार आवाज सुनी तो अपने हाथों को धोकर अपनी साड़ी के पल्लू में पोंछती हुई दौड़ी भागी। उसके पास गई और डरी सहमी सी बोली, क्या हुआ जी? कुछ चाहिए आपको? मेरा रुमाल कहाँ है? सोचा था पढ़ी लिखी पत्नी आएगी तो घर संभाल लेगी, मेरी सेवा करेगी, परिवार के सभी लोगों को खुश रखेगी, पर नहीं। तुम्हारी हरकतें तो गंवारों जैसी है और इस महारानी के तो नखरे ही पूरे नहीं होते। सुबह से सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे किसी कोठे पर बैठने जा रही हो। शिखर की कोठे वाली बात जब अंजू ने सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में आग लग गई हो। लेकिन सुबह सुबह जुबान लड़ाना उसने ठीक नहीं समझा। उसने उसका रुमाल, घड़ी और पर्स सारा सामान टेबल के ऊपर रखा और बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगी। फिर एक कड़कती आवाज आई, ओए गंवार औरत, नाश्ता तैयार है या वह भी होटल से ही मंगवाना पड़ेगा? पकड़ अकड़ कर तो ऐसे जा रही है जैसे किसी राजा महाराजा की बेटी हो, जो पता नहीं अपने साथ कितने नौकर चाकर लेकर आई है या दहेज लेकर आई है, जिसका रौब दिखा रही है। अंजू ने तब भी कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और मीठी दही ले आई। तभी शिखर ने वह पराठे का एक निवाला खाया और पूरा प्लेट दही सहित दीवार पर दे मारा। दही पूरे कमरे में फैल गया और उस पर भड़कते हुए बोला, अरे जाहिल गंवार, पूरे मिर्च की थैली उड़ेल दी है क्या पराठे में, ताकि पति खा ही ना पाए, और जब पति ऑफिस चला जाएगा तो ठूस ठूस कर खाना। बेचारी अंजू के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। फिर थोड़ी देर बाद दही की समेटते हुए बोली, अच्छा तो सादा पराठा ले आऊं या रोटी ही ले आती हूँ? शिखर फिर उस पर भड़कते हुए बोला, नहीं चाहिए मुझे अब कुछ भी। अब मैं शाम को इस घर में भी नहीं आऊंगा। अंजू डरते हुए बोली, अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर यूं ही भूखे पेट घर से चले जाएंगे तो मेरे गले से निवाला भी कैसे उतरेगा? शिखर ने कहा, नहीं खाना है तो ना खा मेरी बला से, और मर जा कहीं जाकर। और उसके गाल पर एक थप्पड़ ऐसा मारा कि अंजू वहीं नीचे गिर गई। उसने अंजू की तरफ बिना देखे ही दरवाजे को पटकते हुए खोला और तूफान की तरह अपने कमरे से निकला और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ऐसे तेज रफ्तार से गया जैसे कोई तूफान जा रहा हो। वह सारा तमाशा घर के सारे लोग देख रहे थे, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसे ऐसा करने से रोक सके या समझा सके। अंजू को तो अपने पति के द्वारा अपमानित होने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अंजू की जेठानी मोनिका को शिखर का इस तरह चीखना चिल्लाना, अंजू को अपमानित करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसने शिखर के खिलाफ कई बार मुंह खोलने की हिम्मत की, लेकिन उसके पति धर्मेंद्र ने उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया और बात को यह कहकर संभाल लिया कि समय आने पर वह स्वयं उससे बात करेगा। इसीलिए मोनिका मन मसोस कर चुप हो जाती। उसने कई बार अपनी सासू माँ कोकिला जी से भी शिखर के बारे में बात की और उनसे निवेदन किया कि वह उसे समय मिलते ही जब उसका मूड ठीक हो तब प्यार से समझाएं। लेकिन सासू माँ को भी देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने शिखर को उसके द्वारा तिरस्कृत होने के लिए ही पैदा किया था। उसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं थी उनके पास भी, इसीलिए वह भी ज्यादातर मौन ही रहती थी। न जाने अम्मा जी को कौन सा सदमा लगा था जो वह अपने बेटे को ही नहीं समझा सकती थी। शिखर ने जब उतना बड़ा तांडव किया तब भी ना ही उसके बड़े भाई ने उसे कुछ कहा ना ही माँ ने। तब मोनिका ने अपना मौन तोड़ा और कहा, एक दिन आपका ये भाई उस सीधी साधी लड़की को या तो जान से मार डालेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देगा। तब कहीं आप लोगों की अकल ठिकाने आएगी। ना जाने इतना अन्याय कैसे देखा और सहा जाता है इस घर में। गुस्से से मोनिका की आवाज कांप रही थी। ऊपर बेचारी अंजू सिसकियां ले रही थी। मोनिका का मन किया कि वह अंजू के कमरे में जाए और उसे गले से लगाकर उसके आंसू पोंछे, उसे सांत्वना दे, लेकिन उस स्वाभिमानी लड़की के आत्मसम्मान को कहीं ठेस न पहुंचे। ऐसा सोचकर वह चाह कर भी अंजू के पास नहीं गई। अंजू उस दिन भर आंसू बहाती रही, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं था जो उसने ना किया हो। घर के सारे काम करती रही, लेकिन उस स्वाभिमानी लड़की ने दिन भर खाना नहीं खाया। अगर कोई उसके पति के खिलाफ
कुछ भी उल्टा सीधा कह देता तो वह पतिव्रता उसी से उलझ जाती। वह अपने पति के खिलाफ ना ही स्वयं कुछ बोलती थी, ना ही किसी और को बोलने देती थी। अगर उसके सामने कोई शिखर को भला बुरा कह देता तो वह आगे बढ़कर कह देती, वह जैसा भी है मेरा पति है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए मोनिका ने भी अपने देवर देवरानी के बीच में बोलना ही छोड़ दिया था। लेकिन वह जानती थी कि अंजू ऐसा इसीलिए करती है ताकि लोगों को बात को बढ़ाने का और ज्यादा मौका ना मिले, और उसे पक्का विश्वास था कि एक ना एक दिन वह अपने प्यार के दम पर अपने पति का दिल जीत कर रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान जैसा सोचे वैसा पूरा हो ही जाए। मोनिका ने अंजू के साथ मिलकर घर के सारे काम किए, खाना खाया, अपनी सासू माँ कोकिला को भी खाना दिया, लेकिन अंजू ने खाना नहीं खाया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। मोनिका मन ही मन सोचने लगी, जब से वह ब्याह कर उस घर में आई है तब से उसने शिखर को कभी खुश और हंसमुख नहीं देखा, जबकि वही उसके उलट उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र कितना शांत, सरल और गंभीर स्वभाव के हैं, जिसके कारण वे तुरंत ही किसी के भी दिल में जगह बना लेते हैं। एक काम भी अगर शिखर की इच्छा के विरुद्ध हो जाता तो यूं चीखते हैं मानो भूचाल ही आने वाला है। वहीं धर्मेंद्र को कोई काम बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से कर लेना कहकर प्यार से उस काम को सही करने की सलाह देते हैं और अपने छोटे भाई शिखर को आज भी छोटे बच्चे की तरह पुचकार कर शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर शिखर ने मन में ठान लिया कि वह किसी का अपमान करेगा तो चाहे वह उसकी माँ ही क्यों ना हो, वह उन्हें भी यूं ही सहज नहीं छोड़ता। उससे डरकर सासू माँ भी अपने कमरे में ही दुबक कर रह जाती और बड़ा भाई भी अपने माथे पर हाथ रख लेता है। और मोनिका तो स्वयं ही पराए घर से आई थी तो उसे तो वह अपने सामने मुंह खोलने ही नहीं देता था। एक दिन मोनिका ने अपने पति धर्मेंद्र से शिखर के बारे में खूब लड़ाई की, कहा कि आप बड़े भाई होने के नाते शिखर से कुछ भी क्यों नहीं कहते। उसी प्रकार अम्मा जी भी माँ हैं आप दोनों की। बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप का अधिकार होता है उन्हें डांटना, समझाना, और ज्यादा ही ना समझे तो थप्पड़ भी मार देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो शिखर को बचपन से ही खुली आजादी दे रखी है, जिसका परिणाम आज उस बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची अंजू को भुगतना पड़ रहा है। तभी धर्मेंद्र धीरे से बोला, मोनिका तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे भाई की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम ऐसा ही कहती। मोनिका अपनी उंगली नचाते हुए बोली, आप कहने की बात कर रहे हो, मैं तो उससे सारे रिश्ते ही तोड़ लेती। अंजू उसी समय पानी लेने किचन में जा रही थी। उसके जेठ जेठानी की बातें जोर जोर से चल रही थी, इसीलिए थोड़ी देर वह वहीं रुक गई और उसकी जेठानी की बात ने तो उसे अंदर तक हिला दिया। वह बिना पानी पिए ही वापस अपने कमरे में चली गई। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था और मोनिका की बातों ने उसकी प्यास को और बढ़ा दिया। वह अपने पति से रिश्ता खत्म करने की बात सुनकर ही कांप गई। वह फिर से नीचे उतर कर आई तो मोनिका कह रही थी, हाँ धर्मेंद्र, हमारे परिवार में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वे बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकते, जैसा शिखर भैया अम्मा जी का करते हैं, समझे आप। कहकर वह शांत हो गई। मोनिका की बात अंजू के दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मोनिका जीजी सही हैं या मैं। फिर उसने सारा मामला समय पर छोड़ दिया। शाम को जब शिखर घर आया तो थोड़ा शांत लग रहा था। उसने अंजू से पानी मांगा। पानी नॉर्मल था। उसने गिलास को दीवार पर ऐसा दे मारा कि गिलास दीवार पर टकराने के बाद वापस अंजू के माथे पर लगा, जिससे अंजू का माथा कट गया, खून बहने लगा। अंजू वहीं धड़ाम से बैठ गई। मोनिका दौड़कर अंजू के पास गई और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ने लगी। तभी शिखर ने अपने जेब से रुमाल निकाला और अंजू के माथे पर बांध दिया और मोनिका से कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। उसे तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल लेकर चला गया। डॉक्टर ने अंजू के माथे में 5 टाँके लगाए और वह उसे तुरंत ही अपने घर लेकर आ गया। लेकिन क्या मजाल कि एक बार भी अंजू से माफ़ी मांग ले। कुछ दिनों बाद अंजू और मोनिका ने घर की सफाई की। घर से ढेर सारे न्यूज़पेपर निकले, जिन्हें कोकिला जी ने रद्दी वाले के पास बेच दिया। इत्तेफाक से शिखर को उसी दिन किसी खास तारीख का न्यूज़पेपर चाहिए था।
पूछने पर कोकिला जी ने डरते हुए कहा कि उन्होंने आज ही सारे पेपर रद्दी वालों को बेच दिया। अपनी माँ के मुंह से इतना सुनते ही शिखर बिफर पड़ा। उसने अपनी माँ को इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाया कि कोकिला जी उस रात अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। तभी अंजू आगे आकर कहा कि मैंने ही कहा था अम्मा जी को सारी रद्दी बेचने के लिए, ये तो मना ही कर रही थी। उन्होंने तो कहा भी था कि एक बार बच्चों से पूछ लेंगे, कहीं कोई पेपर उनके काम के तो नहीं है। लेकिन मैंने ही कह दिया था कि सारे पेपर तो पुराने हो चुके हैं, अब ये कोई काम के नहीं हैं, इसीलिए आप इन्हें बेच दीजिए। तभी अम्मा जी बेचने के लिए तैयार हुई। सारी गलती मेरी ही है। अंजू का इतना कहना था कि शिखर ने उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी और कहा, जाहिल गंवार, तुझे किसने हक दे दिया मेरे घर का फैसला लेने का? यह मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा, समझी? कहकर उसने अपनी गाड़ी निकाली और रातों रात अपने दोस्त के घर चला गया। अंजू रोती हुई फिर से अपने कमरे में ऊपर चली गई। अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक रोती रही। फिर अपने बेटे आकाश को अपनी छाती से लगाकर कुछ कठोर फैसला अपने मन में किया और कुछ सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन शिखर सुबह आया और अंजू से बोला कि उसके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। लेकिन आज अंजू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने शिखर से कुछ भी नहीं कहा और किचन में जाकर नाश्ता बनाने की बजाय चाय बनाने लगी। और उसने पहले चाय शिखर को नहीं दी, बल्कि अपनी सासू माँ कोकिला जी को देने गई, क्योंकि उसे मालूम था अम्मा जी ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। उसने जैसे ही अम्मा जी चाय पी लीजिए कहती हुई आवाज़ लगाई तो कोकिला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह उनके पास जाकर देखी तो क्या देखती है, कोकिला जी तो अपने बिस्तर से अभी तक उठी ही नहीं है। उसने उन्हें हिला डुला कर उठाना चाहा, लेकिन कोकिला जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वह घबरा गई और जोर जोर से चीख पड़ी, अम्मा जी। अंजू की जोरों की चीख सुनकर शिखर, मोनिका और धर्मेंद्र सभी लोग कोकिला जी के कमरे में आ गए। देखा तो कोकिला जी ना ही हाथ हिला रही थी ना ही पैर। शिखर और धर्मेंद्र ने बिना देरी किए कोकिला जी को जल्दी से कार में जैसे तैसे करके बैठाया। उन्हें संभालने के लिए मोनिका को भी साथ में चलने के लिए कह दिया और अंजू को घर में अंजू के बेटे आकाश और मोनिका के बेटे वीर को संभालने के लिए घर पर ही छोड़ दिया। अंजू ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए ही थे कि कोकिला जी को वापस घर लाया जा चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब कोकिला जी की मैयत घर में पड़ी है और शिखर लगा अंजू पर चिल्लाने की, इसी जाहिर गंवार औरत के कारण ही मेरी माँ की जान गई। मेरी माँ की असली गुनहगार यही है। तभी पास पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी उसे समझाया कि जीवन और मृत्यु सब भगवान के हाथों में ही होता है, हम इंसान तो केवल माध्यम ही होते हैं। जब धर्मेंद्र ने भी उसे समझाया मनाया तब वह लोक लाज के कारण थोड़ा शांत हुआ। लेकिन मोनिका समझ रही थी कि अम्मा जी को शिखर की उल्टी सीधी बातें, चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हुआ और सदमा लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के रिपोर्ट में भी दम घुटने और किसी बात का सदमा लगने के कारण मृत्यु होना बताया गया था। अंजू ने कोकिला जी के 13वीं के कार्यक्रम होने तक तो सारे काम बहुत ही अच्छे से किया। फिर सभी रिश्तेदारों के चले जाने के बाद शिखर उससे और कुछ कहे उसके पहले ही उसने अपने भैया भाभी को रोक कर रखा था और उनके सामने ही अपना फैसला सुनाया कि उसकी पढ़ाई जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना चाहती है। अंजू का फैसला सुनकर अंजू के भैया भाभी के साथ साथ उसके घर वाले सभी लोग हतप्रभ रह गए थे। लेकिन मोनिका समझ रही थी पढ़ाई तो एक बहाना है, असल में अंजू अब शिखर से अलग रहना चाहती है। वह मन ही मन अंजू के फैसले से खुश हो रही थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। तभी धर्मेंद्र बोला, अरे अंजू, अचानक तुम्हारे मन में पढ़ाई पूरी करने का ख्याल कैसे आया? हमारे घर में तुम्हें किस चीज की कमी है? तभी मोनिका ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वह चुप हो गया। फिर शिखर गुस्से से तमतमाया हुआ बोला, भैया, इस गंवार को जो करना है करने दीजिए। सोच रही होगी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो जैसे इसे सरकारी नौकरी खैरात में मिल जाएगी। हमारे जैसे पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ये जाहिल गंवार कौन से खेत की मूली है। करने दो इसे भी अपने मन का। और एक बात,
अच्छी तरह से सुन ले, बेवकूफ़ औरत। एक बार मेरे घर की दहलीज को पार कर दी ना, तो समझ लेना तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपने सामने हर बात पर अपनी बहन के लिए अपमान भरे शब्द सुनकर अंजू के भाई अमर को सहन नहीं हुआ, तो उसने भी कह दिया, देखिए जिया जी, आप मेरी बहन के पति हैं, इस लिहाज से अब तक मैं चुप रहा। लेकिन ये क्या तरीका है अपने घर की बहू बेटियों के साथ बात करने का? क्या आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? अमर का इतना कहना हुआ कि शिखर तो उस पर टूट पड़ा। उसे इतना मारा कि उसके नाक, कान, हाथ, मुंह सभी जगह से खून निकलने लगा। तभी अंजू अपने पति और भाई के बीच बचाव के लिए गई, तो शिखर ने अंजू को भी खूब पीटा। अंजू ने उससे मार तो खा ली, लेकिन बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में ऊपर गई और अपना और अपने बच्चे के कपड़े समेटकर अपने भाई भाभी के साथ अपने मायके पहुंच गई। मायके जाने के बाद बेचारी अनाथ तो थी ही, उसके आंसू देखने और पूछने वाला कौन था। उसने अब रोकर खुद को कमजोर बनाना उचित ना समझकर सीधे पुलिस स्टेशन अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया। मायके जब पहुंची तो देखा भाभी ने खाना बनाकर नहीं रखा था। उसकी शिकायत थी कि तेरे कारण ही मेरे पति को इतनी मार पड़ी है, तो उसकी भरपाई भी तुझे ही करनी होगी। अंजू ने भी अपने मन में ठान लिया था, जैसे ससुराल में पति पराया था और बातें सुनाकर मारता था, वैसे ही मायके में भाभी पराई ही है। कम से कम ये बातें ही सुनाती है, मारती तो नहीं। जब तक वह कामयाब ना हो जाए, भाभी की बातें ही सुन लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए उसने चुप्पी साध ली थी और घर के सारे काम करके अपने बेटे आकाश को तैयार करके अपनी भाभी के पास घर में छोड़ने की बजाय अपने भाई के पास उसके दुकान में छोड़कर जाती थी, क्योंकि उसकी भाभी उसके लिए भी उससे लड़ाई करती थी कि वह किसी का बच्चा नहीं संभालने वाली। अंजू ने जैसे तैसे करके अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी किया और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग गई। एक दिन इत्तेफाक से अंजू अपने बेटे के साथ पास के ही पार्क में अपने बेटे आकाश को घुमाने ले गई थी। छुट्टी का दिन होने के कारण उसने सोचा अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिता सके, और वह उसके साथ उस पार्क में बच्चे के साथ बच्ची बन गई। कई दिनों बाद उस दिन अंजू ने हंसा था। उसने उस दिन अपने बेटे को परियों वाली कहानी भी सुनाई। जब उसका बेटा हंसता तो वह भी बहुत खुश हो जाती। उस दिन वह उसके साथ झूला झूली, बैडमिंटन खेली और अंत में आकाश जब अपनी माँ की गोद में बैठा तो दोनों माँ बेटा इधर उधर की बातें करके हंसते हुए बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन शिखर उसी पार्क की तरफ किसी काम से गया हुआ था। वहां अपनी पत्नी और बेटे को इतना प्रसन्न देखकर वह मानो जल भून ही गया। वह मारे क्रोध से उस पार्क में गया जहां चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। वहां लड़ाई झगड़ा करके वहां का माहौल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। आखिरकार वह आकाश को उससे छीनने में कामयाब हो ही गया। बेचारू अंजू ठगी सी देखती रह गई और रोती बिलखती अपने भाई के घर पहुंची और सारी बातें अपने भाई को बताई। तो उसकी भाभी ने कहा, महारानी किसी से गप मारने में मस्त रही होंगी, बच्चा कहीं बाहर भाग गया होगा, तो उसका बाप होने के नाते उसे उस पर दया तो आएगी ही ना, इसीलिए उसने उसे उठा लिया होगा अपनी गोद में। और ये महारानी हमारे सामने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए रोने का नाटक कर रही हैं। तभी अमर जोरदार कड़क आवाज से गरजते हुए बोला, क्यों, तुम वहां थी क्या जो मन गढ़ंत कहानी बनाई जा रही हो? जब मेरी बहन रो रो कर बता रही है तो तुझे यकीन नहीं हो रहा है? और अंजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बहन, तुम्हारे साथ कोई ना हो ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें किसी के भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो ले गया है ना, अपना बच्चा ले जाने दो। अब तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और कहीं नहीं। कहकर अमर वहां से उठकर चला गया और अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह से समझा दिया कि वह अंजू से कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे उसे तकलीफ हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजू की भाभी अब अंजू से मन ही मन जलने लगी, लेकिन अपने पति के सामने वो उसे कुछ नहीं कह पाती थी। अब अंजू ने भी पढ़ाई को ही अपना कर्म मान लिया था। हाँ, जब जब उसे अपने बेटे की याद आती वह अपना मुंह छुपाकर रो लेती, लेकिन वही रोकर किसी को दिखाती नहीं थी। उधर आकाश छोटी सी उम्र में माँ से बिछड़ जाने के कारण ना ही ढंग से खाना खाता था
और ना ही किसी से बात करता था। उसकी हालत देखकर मोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जब घर से सभी लोग बाहर चले जाते, वह अंजू से चुपके चुपके बातें करने लगी और जब बात हो जाता तो उसका कॉल डिटेल डिलीट कर देती। एक दिन उसने बताया कि आकाश की तबीयत खराब हो गई है और उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और उसका पिता भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपने बेटे के बारे में सुनकर अंजू का दिल तड़प गया। उसने मोनिका से निवेदन किया कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही उसके बेटे से मिलवा दें। मोनिका भी एक माँ ही थी, इसीलिए वह भी तुरंत ही मान गई और अपने घर के पास ही अंजू को बुला लिया। अंजू अपने बेटे से लिपट कर खूब रोई, लेकिन अंजू की किस्मत खराब कहो, उस दिन भी शिखर ने अंजू को आकाश से मिलते हुए देख लिया। फिर क्या था, उस दिन तो मोनिका की भी खैर नहीं थी। उसने अपने बेटे को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। अंजू को कई दिनों तक वही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने दिखाई देता। वह अपने बेटे के लिए रोती, परेशान होती, फिर 2 गुने उत्साह के साथ पढ़ने में लग जाती, यह सोचकर कि एक दिन वह बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बनेगी और पूरे अधिकार के साथ अपने बेटे को अपने पास बुला लेगी। उधर शिखर ने अपनी भाभी मोनिका को इतने अपशब्द, इतने कड़वे शब्द कहे कि अब तो उसके बड़े भाई धर्मेंद्र की सहन शक्ति से भी बाहर हो गया। इसीलिए अब उन्होंने फैसला लिया कि अब दोनों भाई को अलग अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। शिखर ने भी तुनक कर कह दिया, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तुरंत तू अलग हो जाइए। अब शिखर अपने बेटे आकाश के साथ घर के एक कोने में और धर्मेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दूसरे कोने में रहने लगे। शिखर ने उन दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि कोई भी किसी का चेहरा ना देख सके। मोनिका ने यह बात अंजू को बता दी। अंजू को बहुत दुख हुआ कि उसका बच्चा तो अब और भी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा होगा, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अब केवल एक ही लक्ष्य रखा कि उसे बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बनना है। अब उसने किसी के भी बारे में ना सोचते हुए सिर्फ पढ़ाई की तरफ अपना फोकस किया और वह दिन भी आ ही गया जिस दिन का उसे और उसके भाई को बेसब्री से इंतजार था। अपने पति से तलाक लिए उसे पूरे 5 साल हो चुके थे। उसकी मेहनत रंग लाई और अंततः वह अपने क्षेत्र की डिप्टी कलेक्टर बन ही गई। उस दिन उसके भाई अमर ने पूरे गांव में दावत बंटवाई थी। लोगों का बधाई देने का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। उधर उन 5 सालों में शिखर बिना परिवार के एक छोटे बच्चे की परवरिश करते करते और भी ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक दिन उसके बॉस ने कुछ काम करने के लिए कह दिया और शिखर को जल्दी घर जाना था क्योंकि आकाश की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। इसीलिए उसने अपने बॉस से कहा कि वह उस काम को अगले दिन कर देगा, लेकिन उसका बॉस भी कम जिद्दी नहीं था। उसने भी कह दिया, काम चोर कहीं के, यहाँ मुफ्त की सैलरी लेते हो, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हो, मैंने तुम्हें काम पर रखा ही क्यों है? जब आज का काम कल में टाल रहे हो तो तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है? इतना सुनते ही शिखर का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने भी अपने बॉस का कॉलर पकड़ लिया और इतना मारा कि उसके नाक, कान, मुंह, हाथ से खून निकलने लगा। उनके बीच बचाव के लिए जितने लोग गए सभी लोग जख्मी हुए। फिर क्या था, शिखर को तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब शिखर मारे गुस्से से अपने घर पर आया। आकाश बुखार से कांप रहा था। उसने अपने पापा से गर्म पानी मांगा। शिखर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करता, चुपचाप किचन में गया और जैसे ही गैस चालू किया घर में आग लग गई। वह दौड़ा भागा, अपने बेडरूम में आया और आकाश को लेकर बाहर भागा। उसके घर में जो कुछ भी था सब जलकर राख हो गया। अब शिखर के पास ना ही उसके डॉक्यूमेंट बचे, ना ही पैसे जिसके बलबूते वह कहीं और नौकरी कर पाता। अब वह बहुत ज्यादा मायूस होने की बजाय चिड़चिड़ा हो गया। धर्मेंद्र को अपने भाई की हालत देखी नहीं गई, इसीलिए उसने चुपके से उसे कुछ रुपए दिए ताकि वह अपने घर को ठीक करवा सके। मोनिका को सब पता था। वह चाहती थी कि वह अपने पति को मना कर दे उसकी मदद करने से, लेकिन एक दिन धर्मेंद्र ने शिखर की जो सच्चाई बताई उसके बाद से वह मना नहीं कर पाई। धर्मेंद्र ने मोनिका को बताया कि ये दोनों भाई जब छोटे थे तब अपने नाना के गांव गए हुए थे।
माँ भी वहीं भी। तब कुछ लड़कों के साथ मिलकर हम भी जामुन खाने के लिए कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे गए। कुछ लड़के जिन्हें पेड़ पर चढ़ना आता था उनके साथ साथ शिखर भी चढ़ गया। वह चढ़ तो गया लेकिन उतरने के समय उसका पैर अनबैलेंस हुआ और वह जमीन पर गिर गया, जिसके कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। उस चोट के कारण से ही शिखर चिड़चिड़ा सा हो गया और उसका दोषी पापा ने माँ को ही ठहरा दिया कि तुमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, और उसी सदमे पापा की मृत्यु हो गई। वैसे ही माँ की मौत भी शिखर के आतंक के कारण ही हुई थी, लेकिन उसने उसका सारा दोष अंजू पर डाल दिया। मोनिका बोली, तो क्या शिखर के चिड़चिड़ापन का कोई इलाज नहीं है? तब धर्मेंद्र बोला, हमने बहुत से डॉक्टर को दिखाया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, शिखर स्वयं को कंट्रोल करे, तभी संभव है। शिखर की सच्चाई सुनकर मोनिका को भी शिखर पर तरस आ रहा था। अब शिखर क्या काम करेगा, इस बारे में दोनों पति पत्नी सोचने लगे। तभी मोनिका के पड़ोस में जो काम वाली बाई आती थी उसने बताया कि उसके ससुर की अचानक मौत हो जाने के कारण वे लोग अपने गांव जा रहे हैं। उसके पति का कुल्फी का व्यापार है। अगर कोई ग्राहक मिल जाए तो वे लोग सस्ते दाम में अपना सारा सामान बेचकर तुरंत ही गांव जाना चाहते हैं। मोनिका ने जब यह बात अपने पति धर्मेंद्र को बताई तो उसे भी यह काम ठीक लगा। उसने सोचा, शिखर के सारे डॉक्यूमेंट तो जलकर खाक हो चुके हैं, तो क्यों न वह कुछ वर्कर लगाकर उसी काम को बड़े रूप में कर सकता है। उसने यह बात शिखर को भी बताई। शिखर ने भी सोचा, भैया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि वह सिर्फ अपने भैया की ही बात को मानता था, उनकी बात पर चिढ़ता नहीं था। उसने कुल्फी का ठेला उस कामवाली बाई के पति के पास से खरीद लिया। अब शिखर के पास जितने भी लड़के काम करने आते उसके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण ज्यादा दिनों तक टिकते ही नहीं थे। अब परेशान होकर शिखर ने सोचा, क्यों ना वह खुद ही कुल्फी बेचना शुरू कर दे। जब उसने बेचना शुरू किया तो वास्तव में उसे बहुत फायदा हुआ। अब तो रोज शिखर ही कुल्फी का ठेला ढकेलते हुए यहाँ वहाँ लेकर जाता और कुल्फियाँ बेचा करता। उसने देखा, सरकारी दफ्तर के आसपास लोगों का ज़्यादा आना जाना होता तो क्यों ना वहीं ले जाकर कुल्फी बेचा जाए। वास्तव में उस दिन उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। दूसरे दिन फिर से वह वहीं गया और कुल्फी बेचते हुए आवाज़ लगाने लगा, आइए भैया जी, आइए दीदी जी, आइए सर, आइए मैडम। मैडम की मैसूर की तरोताज़ा जबरदस्त स्वास्थ्य भरपूर तबीयत खुश कर देने वाली, दिमाग में ठंडक पहुंचाने वाली कुल्फी, आइए खाइए और दिल खुश करके जाइए। जिसे खाना होता वह उसके पास आता और कुल्फी खाता, जिसे नहीं खाना होता वह उसे इग्नोर करके चला जाता। लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी और अंजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली और अपने घर जाने के लिए निकल गई। जैसे ही वह अपने ऑफिस से बाहर निकली, वह भी अपने दोनों हाथों में कुल्फी लेकर दौड़ा और बोला, अरे मैडम जी, एक बार तो मेरे हाथों की कुल्फी खाकर देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अंजू ने जैसे उसकी तरफ मुड़कर देखा, वह देखते ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर से अपने आंख साफ किए और फिर आंखों को बड़ा करके देखने लगी कि क्या वह जिसे देख रही है वह शिखर ही है या कोई और। वही हाल शिखर का भी था। वह भी अंजू को देखकर वही भूत बन खड़ा ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके हाथ में जो कुल्फी थी पिघल कर टप टप करके जमीन पर टपकने लगी, लेकिन उसको इतना ध्यान नहीं रहा कि वह कुल्फी को उस मैडम को दे या वापस अपने ठेले पर जाए। तभी अंजू का पीए उसके पास दौड़कर आया और बोला, मैडम जी, आपने एक फाइल जल्दीबाजी में टेबल के नीचे ही गिरा दी थी। चाबी दीजिए अलमारी की, मैं उसे डालकर अभी आपकी चाबी वापस दे देता हूँ। तब दोनों की तंद्रा भंग हुई। उसने उसे चाबी दी। तभी शिखर बोला, अंजू तुम यहाँ, ये सब क्या है और तुम यहाँ कौन से पोस्ट में हो जो ये लड़का तुम्हें मैडम कहकर गया। तब अंजू बोली, शिखर जी, मैं तो वही जाहिल गंवार हूँ, ना जाने ये मूर्ख लोग मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं। आप तो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे ना, तो ये 10 रुपए की कुल्फी ले लेकर लोगों के पास दौड़ दौड़ कर जाकर मिन्नतें कर करके क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, अब समझिए आपके इकलौते बेटे ने कहीं ज़्यादा ही तो डिमांड नहीं कर दी खिलौनों या खाने पीने के सामान की।
जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, और उसकी पूर्ति के लिए ये सब। उतने में ही अंजू का पीए वहां आ गया और बोला, मैडम जी, इन महाशय के पास की कुल्फी खाकर देखिए ना, बहुत टेस्टी लगती है। अंजू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं संजय, मुझे किसी भी अजनबी के हाथ का कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और तुम भी कभी नहीं खाना, और हमारे सारे स्टाफ को बता देना कि किसी भी अजनबी के हाथ से यूं ही कुछ भी लेकर नहीं खा लेना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होनी चाहिए। मैंने ठीक कहा ना संजय? हाँ मैडम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। संजय ने स्वीकृति दी और वहां से चला गया। शिखर उस दिन अंजू के ऊपर भड़कना चाहता था, लेकिन चाह कर भी वह उस पर गुस्सा नहीं हो पाया। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी उठाई और उसके सामने से ऐसे गाड़ी दौड़ाई जैसे तूफान आ गया था। जैसे शिखर पहले उसके साथ करता था, अंजू का उस तरह का गाड़ी चलाना शिखर को अपने अतीत की याद दिला दिया। उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगी कि वह अंजू के साथ कितनी ज्यादतियां करता था, उस निर्दोष को कितनी खरी खोटी सुना दिया करता था। लेकिन वह अनाथ अपने रिश्ते को बचाने की खातिर जहर का कड़वा घूंट की तरह मेरी सारी सच्चाई जातियों को सहन कर लेती थी। उसने दूसरे दिन फिर अपना ठेला वहीं लाकर लगाया। उस दिन उसका कुल्फी बेचने में कम, अंजू के इंतजार में ज्यादा था। लेकिन दूसरे दिन अंजू ऑफिस नहीं आई ही नहीं थी। उसने उस दिन ग्राहकों के साथ ठीक से बात भी नहीं की, इसीलिए अब धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने भी कम हो गए। उधर अंजू 2-4 दिनों से सारे काम ऑनलाइन ही देख रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय कोर्ट में देने लगी, ताकि वह अपने बेटे की कस्टडी स्वयं ले सके। क्योंकि शिखर ने अंजू को आर्थिक रूप से कमजोर कहकर आकाश को अपने पास रखने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। अब अंजू शिखर से आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए अब वह आकाश को खुशी खुशी अपने पास रख सकती है। अंजू ने कुछ दिनों बाद शिखर के लिए नोटिस भिजवाया कि वह आकाश को अपने पास रखना चाहती है। शिखर अब समझ गया था कि अब चाहे वह कितना भी एड़ी चोटी एक कर ले, आकाश को उसके पास नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। अब तो वह 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नहीं खिला पाता, तो अच्छी परवरिश और अच्छी लाइफ स्टाइल कैसे देता। इसीलिए मजबूरन कोर्ट का फैसला उसे मानना पड़ा, और अब उसके जीने का एकमात्र सहारा इसका बेटा था, वह भी छिन गया था। अब उसके पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अब अंजू का बेटा आकाश अपनी माँ के पास जाकर बहुत खुश था। उसने अपने पापा द्वारा उस पर किए गए एक एक अत्याचार अपनी माँ को बताए। अंजू का मन तो करता था कि अभी जाकर शिखर से अपने बेटे पर किए एक एक अत्याचार का हिसाब ले, लेकिन उसने कहा, बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते। हो सकता है ऐसा करने के पीछे तुम्हारे पापा की कोई अच्छी सोच रही होगी, ताकि वह अपने पापा से नफरत ना करे। लेकिन आकाश अब इतना तो समझने लायक हो ही गया था कि कौन सही है और कौन गलत। उसकी माँ उसके पापा के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, और वही उसके पापा उसकी मम्मी के खिलाफ आग उगलते थे। वह समझ गया कि उसकी माँ कितनी अच्छी हैं। उसकी नज़र में उसकी माँ की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उधर शिखर को अकेलेपन ने घेर लिया। आकाश के जाते ही वह टूट सा गया। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन से लेकर आज तक के सारे दृश्य चलचित्र की भांति चलने लगे। उसे याद आया, उस जामुन के पेड़ पर उसकी माँ ने तो उसे चढ़ने के लिए नहीं कहा था ना, फिर वह उसके गिरने के लिए कैसे जिम्मेदार हो गई। भैया भी तो उसी के साथ थे, वे तो नहीं गिरे, और मैंने भैया के मना करने पर भी उसकी बात ना मानकर अपनी मर्जी की और उस पेड़ पर चढ़ा था। अंजू बेचारी जिस दिन से मेरे घर में कदम रखी थी, उस दिन से हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उस पर अपनी मर्जी थोपा और उसे मजबूर कर दिया घर से निकलने के लिए। माँ की मृत्यु का जिम्मेदार भी वह स्वयं को ही मानने लगा, और एक बार अंजू से माफ़ी मांगने गया। अंजू ने कहा, ना ही मुझे किसी की माफ़ी चाहिए, ना ही किसी का साथ, और वह अपने ऑफिस चली गई। आकाश से माफ़ी मांगी तो उसने कह दिया, मेरी माँ जो कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन जब मोनिका और धर्मेंद्र ने शिखर की सारी सच्चाई अंजू को बताई, तो वह उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक ही शर्त पर कि अब वह खुद अपने गुस्से पर काबू रखना सीखेगा।
अन्यथा हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे के साथ ही बहुत खुश हैं। शिखर बोला, मुझे अंजू की हर शर्त मंजूर है, लेकिन अब मैं अपने पत्नी बच्चे के बिना नहीं रह सकता। तभी अंजू की भाभी ने भी सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लो। उसने भी शिखर के साथ साथ अंजू से माफ़ी मांगी कि उसे भी माफ़ कर दे। अंजू का दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा, कोई बात नहीं भाभी, जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तब हर कोई उसे बुरा बोलता है और हर कोई उसे धुतकारता है। जैसे ही वक्त बदल गया लोगों की सोच भी बदल जाती है। कोई बात नहीं, मैं आपका नमक खाई हूँ तो आपको माफ तो कर ही सकती हूँ, अपने भाई की खातिर। अंजू की भाभी शर्म से पानी पानी हो गई। आज अंजू को सही मायने में स्वर्ग सा उसका परिवार मिल गया था और उसके संघर्ष और सच्चाई की जीत हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।